दोपहर के 12 बज रहे थे। ऑटो से उतरकर काजल जब कंधे पर बैग लटकाए घर के गेट पर पहुंची तो पसीने से तरबतर थी। बैग में सब्जी के साथ साथ हाथ में दवाइयों का पर्चा भी था। जैसे ही उसने डोरबेल बजाई, दरवाज़ा चित्रा जी ने खोला और ताना मारते हुए बोली, अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? कब से इंतज़ार कर रही हूँ, फ़ोन भी नहीं किया। काजल ने कंधे से बैग उतारकर टेबल पे रखा और बोली, मम्मी जी, हॉस्पिटल में तो समय लगता ही है, और फिर आज तो वहाँ बहुत लंबी लाइन भी थी। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला तो वो करवा कर आई। चित्रा जी ने तपाक से कहा, अच्छा, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, घर के लिए सब्जियां वगैरह तो ले आई ना? काजल बोली, मम्मी जी, इस बैग में सब्जियां ही तो हैं। चित्रा जी मुंह बनाकर कहने लगी, ठीक है, तो फिर जल्दी से रसोई में जा और खाने की तैयारी कर दे। अभी तक वो लोग सो ही रहे थे, उठकर आ जाएंगे तो खाने के लिए बोलेंगे। काजल चुपचाप बैग में से सब्जियां निकालकर रसोई में ले गई। तभी पीछे से चित्रा जी रसोई में आई और कुछ सब्जियों को अलग रखकर बोली, बाकी सब्जियां फ्रिज में रख दे, इस समय आलू के पराठे और रायता बना ले। लेकिन कल सुबह पूरी सब्जी और पकवान ही बनेगा, क्योंकि कल उन लोगों को सुबह ही निकलना है, इसीलिए सारी तैयारियां रात को ही करके सोना। चित्रा जी तो रसोई से चली गई, लेकिन वहां पर इस समय काजल का पति अंकुश आया और उसको देखते ही बोला, अरे तुम आ गई, लेकिन यहाँ क्या कर रही हो? जाकर कमरे में आराम क्यों नहीं करती? ये सुनकर काजल के हाथ वहीं रुक गए और वो बोली, इस घर में मेरी पड़ी ही किसको है? सबको अपना काम समय पर चाहिए। इस घर में सबके लिए एक इंसान ही काम करता है और बाकी किसी को किसी की चिंता है ही नहीं। अस्पताल से आई हूँ, मगर किसी ने मेरी तबीयत तक नहीं पूछी, लेकिन काम ढेर सारा बता दिया। ये सुनकर अंकुश समझ गया और वो तुरंत अपनी माँ के पास गया। मम्मी, ये कौन सा तरीका है? क्या इतनी भी इंसानियत नहीं बची? चित्रा जी ने अपने बेटे को गुस्से से देखा और बोली, क्या बकवास कर रहा है? अंकुश ने अपनी माँ से गुस्से में कहा, पूरा दिन काजल घर में काम करती रहती है, लेकिन जब उसकी तबीयत ठीक नहीं तो उसका कोई साथ देने को तैयार नहीं। जो लोग अपने कमरे में आराम से पड़े सो रहे हैं, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। ये सुनकर चित्रा जी जोर से चिल्लाई, कैसी बात कर रहा है अंकुश? वो तेरा भाई है। अरे यहाँ पर 3-4 दिन के लिए तो आते हैं। कल रात वो इतना थक गए थे, इसी वजह से अब तक वो सो रहे हैं। काजल बड़ी बहू है, इतनी उम्मीद तो उसे पूरी करनी ही होगी। ये सुनकर तो अंकुश को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। बड़ी बहू है तो क्या उसको इंसान समझना बंद कर दोगी? जानवरों की तरह बस उससे काम करवाती ही जाओगी? ये सुनकर चित्रा जी तिलमिला गई। देख अंकुश, पत्नी के चक्कर में माँ से बहस मत कर। ये सुनकर अंकुश ने भी कहा, आज मैं भी देखता हूँ कि आप काजल से काम कैसे करवाती हैं। इतना कहकर अंकुश वापस रसोई में गया और काजल का हाथ पकड़कर बाहर ले आया। अपनी माँ के सामने खड़ा करके उसने काजल से कहा, काजल, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। जो लोग यहाँ आए हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, तुम पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो। जैसे ही अंकुश काजल को कमरे में लेकर जाने लगा तो चित्रा जी ने पीछे से दहाड़ कर कहा, जब पीयूष और निशा आते हैं तब इसका यही ड्रामा शुरू हो जाता है। अरे ये क्यों नहीं कहती कि अपनी देवरानी का आना इसे पसंद नहीं है? घर में 3-4 दिन के लिए मेहमान ही तो होते हैं, उसमें भी इसको तकलीफ होने लगती है। ये सुनकर अंकुश अपनी माँ को गुस्से में देख कर बोला, क्या क्या कहा माँ आपने? मेहमान? वो घर में मेहमान है क्या? चित्रा जी बोली, और नहीं तो क्या, मेहमान ही तो हैं। 4 दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। अंकुश ये सुनकर गुस्से से भर गया और काजल को पकड़कर कमरे में ले गया और चित्रा जी देखती ही रह गई। इतने में पीयूष उठकर आ गया और बोला, अरे भाभी, जरा चाय तो ले आइए। माँ का बना हुआ चेहरा देखकर पीयूष ने कहा कि माँ, ऐसी क्यों बैठी हो? पीयूष की बात सुनकर चित्रा जी कहने लगी, जरा सी बीमारी का पहाड़ बना देती है ये महारानी। वो जोरू का गुलाम अब ले गया उसे, उसको आराम करने के लिए। चाय बनाने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर पीयूष गुस्से में बोला, मम्मी क्या है, यहाँ 2 दिन के लिए तो आते हैं, उसमें भी ये सब देखने को मिलता है, इसीलिए मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन आप मुझको ज़बरदस्ती बुलाती हो। उधर काजल को अंकुश ने बिस्तर पर लिटाते हुए कहा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं नहीं कहूँगा। तुम ज़बरदस्ती सुबह अकेले हॉस्पिटल चली गई, लेकिन अब नहीं। ये लोग यहाँ आकर सिर्फ आराम करते हैं और जिम्मेदारी तुम निभाती हो। अब ये अन्याय नहीं होगा। अंकुश कमरे से बाहर चला गया और काजल ख्यालों में डूब गई। पीयूष अंकुश का छोटा भाई था, जिसकी शादी 3 साल पहले निशा के साथ हुई थी। निशा चित्रा जी को इतनी प्यारी थी कि वो उसको कोई भी काम करने नहीं देती थी और हमेशा काजल से कहती थी कि बहू तू बड़ी है, जरा कुछ तो सोच समझ कर काम किया कर।
एक बार काजल ने अपनी सास से कहा भी था कि मम्मी जी, मैं सारा दिन काम करते करते थक जाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि निशा काम में मेरी थोड़ी सी मदद करवा दे, मगर वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। अरे बहू, तो क्या हुआ, शादी को वक्त ही कितना हुआ है, तू तो बड़ी है, सारा काम खुद कर लेगी तो क्या हो जाएगा। अरे मैंने भी अपनी देवरानियों को बड़ा दुलार किया है। ये सुनकर काजल ने कहा कि मम्मी जी, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दुलार तो मैं भी कर लूँगी, मगर मुझे सामने वाले से भी तो मान सम्मान चाहिए। ये बात सुनकर चित्रा जी गुस्से में तमतमा गई थी। निशा ने ये बातें सुन ली थी और अपनी सास की कान भरना शुरू कर दिया था। उसके बाद निशा ने पीयूष से अपना ट्रांसफ़र करवाने के लिए कहा और तभी से वो एक हफ्ते के लिए रहने आते हैं और मेहमानों की तरह वापस चले जाते। चित्रा जी अपने छोटे बेटे को इतना प्यार करती हैं कि उन्होंने अपनी छोटी बहू को भी सिर पर चढ़ा रखा था और इसी का खामियाजा काजल को भुगतना पड़ रहा था। काजल बस इन्हीं ख्यालों में थी और अंकुश ने बाहर जाकर अपनी माँ से कहा, मम्मी मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, आप उठकर चाय बना दो। ये सुनकर चित्रा जी बुरी तरह से गुस्से से अपने बेटे को देखने लगी। वाह मेरे लाल, उसके नाटक में तू भी शामिल हो गया, जरा सी बीमारी का इतना बड़ा ड्रामा बना दिया। अरे तुझे तो बेवकूफ़ बना देगी, लेकिन मुझको नहीं। मैं 40 साल से इस घर की रसोई संभाल रही हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि क्या चल रहा है। नखरे वाली है ये सुनकर अंकुश ने गुस्से में कहा, माँ मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द और नहीं। ये बात सुनकर वहाँ बैठे हुए पीयूष ने कहा, भैया तो फिर और क्या कहें, हम पिछली बार भी आए थे, तब भी भाभी का इलाज चल रहा था, हमें ये तो बताओ कि हमारे आने पर वो बीमार क्यों हो जाती हैं। ये बात सुनकर तो अंकुश का पारा हाई हो गया। एक बात बता पीयूष, तेरी पत्नी कमरे में रानी की तरह सो रही है और तू अपनी भाभी पर उंगली उठा रहा है। अगर इतनी चाय की हुड़क लगी है तो अपनी पत्नी से काम करने के लिए क्यों नहीं कहता। यही बातें सुनकर चित्रा देवी गुस्से में बोली, देखा, बड़ी बहू के कारण दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं और वो महारानी अंदर जाकर आराम कर रही है। मैं अभी इसको उठाती हूँ, आकर ये चाय बनाएगी। मेहमान के सामने इसका ये तमाशा आज मैं ख़त्म करूँगी। इस बार अंकुश दहाड़ पड़ा, कोई नहीं जाएगा अंदर। और पीयूष ये बता कि तू मेहमान है क्या। पीयूष ने भी आंखों में आंखें डालकर कहा, और नहीं तो क्या। अंकुश ने तपाक से कहा, ठीक है तो फिर मुझे याद रखना, अगर अब तुम मेहमान हो तो मेहमान बनकर ही रहना, पानी तक खुद मांग कर पीना। ये कहकर अंकुश कमरे में वापस चला गया। ये सब देखकर चित्रा जी रोने लगी। हाय रे, ये क्या दिन देखना पड़ रहा है। दोनों भाइयों में फूट डालकर वो महारानी वहाँ पर आराम कर रही है। पीयूष चुपचाप बैठा अखबार पढ़ने लगा कि तभी निशा उठकर आई और कहने लगी, पीयूष तुमने चाय पी ली क्या। मैं जब तक चाय नहीं पीऊँगी मेरी आंखें ही नहीं खुलेंगी। तभी चित्रा जी ने कहा, छोटी बहू तू ऐसा कर, थोड़ी सी चाय बना ले, पीयूष को और मुझे भी दे देना। इतना सुनते ही निशा की नींद गायब हो गई। मम्मी जी मैं क्यों बनाऊंगी चाय। ये सुनकर पीयूष बोल पड़ा, क्योंकि भाभी नहीं बना रही हैं। ये बात सुनते ही निशा अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी आज भाभी चाय क्यों नहीं बना रही हैं, रोज़ तो बनाती हैं। तभी अंकुश वहाँ फ़ोन पर बात करता हुआ आया और दरवाजे पर जाकर डिलीवरी बॉय से खाना लेकर अंदर जाते हुए बोला, तुम्हें शायद पता नहीं लेकिन काजल की तबीयत ठीक नहीं है और वो आज ही सुबह हॉस्पिटल दिखाकर आई है। ये खाना रसोई में ले जाओ और प्लेट में लगा दो, साथ में चाय भी बना लेना। ये बात सुनकर पीयूष गुस्से से अंकुश से बोला, भैया आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से काम कहने की, करवाना है तो अपनी पत्नी से करवाइए। अंकुश ने गुस्से में कहा, मैं भी तुझे कब से यही समझाना चाहता हूँ कि काम करवाना है तो अपनी पत्नी से करवा। जैसे तुम्हारी पत्नी किसी का काम नहीं कर सकती तो मेरी पत्नी भी किसी का काम नहीं कर सकती। और पहले तुम ये डिसाइड करो कि तुम घर में मेहमान हो या कुछ और। ये सुनते ही चित्रा जी जोर से दहाड़ी, अंकुश ये किस तरह से बात कर रहा है अपने छोटे भाई से। अंकुश ने अपनी माँ से कहा कि बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। ये बात सुनकर सब लोग फटी आंखों से अंकुश का चेहरा देखने लगे। उसी समय अंकुश किसी से फ़ोन पर बात करने लगा, ज़मीन के पैसे कुछ बढ़ाने को तो कहो, पहले तो 70 लाख दे रहा था, देख लो बहुत मौके की ज़मीन है, मेरे परदादा के ज़माने की है। अंकुश की ये बातें सुनकर पीयूष और निशा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अंकुश फ़ोन पर लाखों की बात कर रहा था और किसी ज़मीन की बात कर रहा था, साथ ही उसने ये भी कह दिया कि ये परदादा के ज़माने की है। ये सुनते ही पीयूष की आंखों में कुछ और ही नज़र आने लगा। जैसे ही अंकुश ने फ़ोन काटा तो चित्रा जी बोली, अंकुश तू फ़ोन पर किस ज़मीन की बात कर रहा था, अब तो तेरे पिताजी की कोई ज़मीन भी नहीं बची। ये सुनकर अंकुश ने कहा, बची थी माँ, पिताजी ने उसके कागज़ मुझे दिए थे क्योंकि वो किसी के पास गिरवी थे।
और अब मैंने उसको छुड़ा लिया है। बेचने की सोच रहा हूँ। अच्छे पैसे में सौदा भी जल्दी हो जाएगा। तभी पीयूष ने तपाक से कहा, ये सब क्या है भैया? आपके पास ज़मीन है और आपने हमें बताया भी नहीं। अरे भूल गए क्या? आपका एक भाई भी है और हर चीज़ में बराबर का हिस्सेदार है। ये बात सुनकर अंकुश गुस्से में तिलमिला गया। अरे काहे की हिस्सेदारी? तू हिस्सेदार कब से हो गया? तू तो मेहमान है, चाहे माँ से पूछ ले। ये बात सुनते ही चित्रा जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अरे 2-4 दिन के लिए आने वाले मेहमान ही तो होते हैं, इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? इसका मतलब ये तो नहीं कि तू भाई का हिस्सा हड़प लेगा? अंकुश ने जोरदार आवाज़ में कहा। जो लोग घर में मेहमान की तरह उठते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं, और जो मेरी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछते नहीं, बल्कि उनको ये सब नाटक लग रहा है, उनको अब काहे की हिस्सेदारी चाहिए? अंकुश की ये बात सुनकर निशा बीच में ही बोल पड़ी। भैया पैसा हड़पने के बहाने मत बनाइए। जो भाई का हिस्सा है वो तो भाई को ही रहेगा। अगर आपने सही तरीके से हमारा हिस्सा नहीं दिया तो फिर हमको वकील के पास जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर चित्रा जी फटी आंखों से निशा को देखने लगी। पीयूष ने भी जल्दी से कहा, हाँ भैया, निशा बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ सकता। आखिर वो सब हमारे पिताजी ने हमारे लिए ही किया है। अंकुश ने जोर से गुस्से में कहा कि पिताजी ने ज़मीन गिरवी रख दी थी और उसको मैंने छुड़ाया है, तो फिर ये मेरी हुई ना? तुम लोग बीच में कहाँ से आ गए? अगर तुम्हारे सामने फ़ोन आ गया तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर टूट पड़ो। तुम्हारा उस ज़मीन से कोई वास्ता नहीं है। ये बात सुनकर निशा और पीयूष एक साथ बोले, ऐसे कैसे नहीं है? हमें कैसे पता चलेगा कि आप सच बोल रहे हैं कि आपने ज़मीन को छुड़ाया है? अब हम यहाँ से अपना हिस्सा लेकर ही जाएंगे। ये बात सुनकर अंकुश ने कहा, ठीक है, अगर हिस्से की ही बात है तो फिर बात जिम्मेदारी की भी कर लो। निशा, तुम जाकर रसोई में चाय बनाओ और खाना निकालकर सबके लिए प्लेट में लगा दो। मैं काजल का खाना कमरे में ले जाऊंगा। कुछ दिन तुम भी बहू की जिम्मेदारी निभाओ, फिर मैं भी ज़मीन के बारे में सोचूंगा। अंकुश की बात सुनकर पीयूष ने निशा को इशारा किया और वह चुपचाप रसोई में चाय बनाने चली गई। चित्रा जी सोफे पर बैठकर माथे पर हाथ रखकर कहने लगी, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? दोनों भाई किस तरह का बंटवारा कर रहे हैं? इस सब की जिम्मेदार बड़ी बहू है। चित्रा जी ये कहकर तुरंत अंकुश के कमरे में गई और काजल का हाथ पकड़कर उसको उठाने लगी। बहू, तू तो यहाँ पड़ी हुई सो रही है और वहाँ घर में हंगामा हो रहा है। अरे तूने मेरे बेटे पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो वह किसी की नहीं सुन रहा है? ऊपर से ज़मीन का पैसा भी वो अकेले ही हड़पना चाहता है। तभी वहाँ पर अंकुश आया और अपनी माँ से बोला, माँ, काजल का हाथ छोड़ दो। जब वो अस्पताल से आई थी तो आपने एक बार भी उसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा था। चित्रा जी आंसू बहाकर कहने लगी, मैं तो अपने ही घर में पराई हो गई हूँ। अंकुश ने गुस्से में कहा, माँ, ये रोना धोना छोड़ दो और बाहर जाकर बैठ जाओ। अगर आपको काजल की बीमारी नाटक लगती है तो मुझे भी इन आंसुओं के लिए ऐसा ही लग रहा है। ये सुनते ही वो चुपचाप कमरे से निकल गई। कुछ देर में ही निशा चाय और खाने की प्लेट लेकर अंकुश के कमरे में आई। ये देखकर तो काजल दंग ही रह गई कि सूरज किस तरफ से निकल रहा है। वो वापस गई तो काजल ने अंकुश से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? अंकुश ने कहा कि तुम बस देखती जाओ और अब तुम्हें आराम करने के लिए कोई मना नहीं करेगा। चित्रा जी ने भी अपने छोटे बेटे के साथ चाय नाश्ता करने लगी। रात के समय निशा ने खाना बनाया तो अंकुश खाने की टेबल पर बैठा मुस्कुराता हुआ खा रहा था। वो काजल को भी वहीं ले आया था और वो भी देखकर हैरान हो रही थी। गर्मा गर्म रोटियां आ रही थी और आज निशा को गर्मी भी नहीं लग रही थी। उसने अपनी सास की तरफ देखा तो वो काजल से नज़र नहीं मिला पाई। ऐसे ही 2 दिन और गुजर गए और किसी ने काजल से काम करने के लिए नहीं कहा। शादी के 5 सालों में ये पहली बार हो रहा था कि काजल 5 दिन से आराम कर रही थी। एक दिन पीयूष ने कहा, भैया अब कई दिन हो गए हैं और हमको वापस जाना है। आप ये बताओ कि ज़मीन के बारे में क्या सोचा है? पीयूष की बात सुनकर चित्रा जी और निशा अंकुश का चेहरा देखने लगे और जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। मगर ये सुनते ही अंकुश ने कहा, कौन सी ज़मीन? ये सुनते ही पीयूष आँख फाड़कर देखने लगा। निशा ने तुरंत अंकुश से कहा, भैया वही जिसके बारे में आप फ़ोन पर बात कर रहे थे, जिसके 70 लाख मिलने वाले थे। अंकुश ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसी कोई ज़मीन नहीं है। मैं तो तुम लोगों को तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ऐसा कह रहा था। ये बात सुनकर चित्रा जी फटी आंखों से अंकुश को देखने लगी। पीयूष बोला, भैया अब हमसे झूठ मत बोलिए, आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। मुझे मेरा हिस्सा ही चाहिए। ये बात सुनकर अंकुश ने भी ज़ोर से दहाड़ कर कहा, मैंने कहा ना, ऐसी कोई ज़मीन नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि मैं किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब माँ की आंखों पर पर्दा हटाने के लिए था।
जिन्होंने छोटी बहू को सिर पर बैठाया हुआ था। क्यों माँ, देख लिया ना इन लोगों का लालच, कैसे पैसे के लिए 5 दिन से निशा घर का काम कर रही है। ये बात सुनकर तो चित्रा जी भौचक्की होकर देखने लगी। निशा जोर से अंकुश पर चिल्लाई, भैया हम पर इल्ज़ाम मत लगाइए, इन बातों का बहाना करके आप पैसे हड़प रहे हैं, चुपचाप हमारे पैसे निकालिए। तभी काजल ने निशा की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। निशा, बड़ों से बात करने का तरीका भूल गई हो? अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारा लालची चेहरा सबके सामने आ चुका है। अच्छा हुआ जो अंकुश ने ये नाटक रचा, कम से कम मम्मी जी ने तुम्हारा असली चेहरा तो देख लिया। काजल की बात सुनकर चित्रा जी का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। निशा तुरंत पैर पटकते हुए अपने कमरे में गई और सामान पैक करने लगी। कुछ देर के बाद पीयूष और निशा वापस चले गए। चित्रा जी ने काजल से माफ़ी मांगी और कहा कि बहू, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। मैं छोटी बहू को ही लाड़ प्यार करती रही, पर सच्ची हकदार तो तू ही थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन काजल के दिल पर तो गहरे जख्म थे, उसके लिए माफ़ करना इतना आसान नहीं था। वो बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर चली गई और चित्रा जी सोफे पर बैठकर खुद को ही कोसने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।